जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो सेट नंबर 2 का जो है वो हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे नायक सीरीज़ के सेट नंबर 2 का। तो सबसे पहले जो थैंक यू है वो बोल देना कमेंट बॉक्स में सत्यम देशमुख को, जो आपके जो है नोट्स बनाने का काम कर रहे हैं। नोट्स बनाने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लग रहे हैं अभी वर्तमान समय में, ठीक है। तो कोई अपना इतना कीमती समय निकाल के आपके लिए अगर नोट्स बना रहे हैं तो उनको एक थैंक यू तो बनता है, ठीक है। टेलीग्राम आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो पहला क्वेश्चन है कि 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन हैं। तो कौन है अनुभवी वंशज? तो है ये चतुन्नी वडिक्कर। कौन है? चतुन्नी वडिक्कर हैं, जो कि कथकली से जुड़े हुए हैं। मोस्टली जो है वो नृत्यों से संबंधित पर्सन्स को पूछा जाता है और नृत्यों से संबंधित वर्ड, उनके कितने कौन सी साड़ियाँ पहनी जाती हैं, कौन सा मेकअप होता है उसमें, ठीक है, ये मोस्टली इसमें पूछे जाते हैं। कथकली के अन्य कलाकार की बात कर लेते हैं। तो कली रूट वर्ड इससे याद रखेंगे, जो कि कहाँ का है? केरल का है। क्या है ये? शास्त्रीय नृत्य है। बाल कृष्ण यानी कि बाल रूपी एक कृष्ण है जो कि कली को तोड़ने की जिद कर रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? ना यार उसको मत तोड़, यानी कि उसको क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। यानी कि मेनन और कुमारन नायर ये किससे संबंधित है? तो कली से संबंधित हैं। जो कली उदय हुई है, बाल कृष्ण जो है, जो कली उदय हुई है उसको तोड़ने के लिए मना कर रहे हैं, यानी कि मेनन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना यार उसको मत तोड़ो, ठीक है। बाल कृष्णन को क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है 2024 में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और मार्गी विजय कुमारन, इनको भी याद रखेंगे, क्योंकि इन्हें संगीत नाटक अकादमी 2023 में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। SNA का मतलब क्या है? संगीत नाटक अकादमी। और PV का मतलब क्या है? तो पद्म विभूषण। और पद्म भूषण तो पद्म P और B आएगा, ठीक है। सिविलियंस अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, उससे छोटा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद में होता है पद्म भूषण और उसके बाद में होता है पद्मश्री, जो कि छोटा होता है, ठीक है। ये बढ़ते से छोटे क्रम में आ रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट के 2 हैं, साउथ ईस्ट का उड़ीसी है, साउथ में 4 है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ में कथक, जो कि अपने उत्तर प्रदेश का है। लेकिन ये किसके? ये है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 9 हैं। कितने हैं? 9, जो कि 9वां कौन सा है? छऊ। और छऊ अलग अलग हैं, कल उसमें हमने बताया था। कथकली, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इन्हीं से संबंधित है मिलीना सलीवनी, ये इटली देश से संबंधित है। और ये कौन से नृत्य से है? तो ये कथकली से संबंधित है। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी किसको कहते हैं? यानी कि लुइस लाइटफुट को जो है वो कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कहते हैं। ये कहाँ से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया से ये संबंधित है। और कौन से नृत्य से? तो कथकली से। कथकली नृत्य की जो शुरुआत है वो केलिकेटू नृत्य से शुरू होती है। किसकी? कथकली नृत्य की शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जो न्यूयॉर्क में स्थित है वो कौन कौन से हैं? एक है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, दूसरा है सचिवालय, तीसरा है न्यायिकता परिषद। सचिवालय का जो प्रमुख है वो कौन होता है? तो महासचिव बोला जाता है सचिवालय के प्रमुख को। UN के पहले महासचिव कौन है? तो त्रिगवेली हैं, जो कि किस कंट्री से हैं? तो ये नॉर्वे से थे, ठीक है, पहले। वर्तमान समय की बात कर लेते हैं। तो जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो UN के महासचिव हैं वर्तमान समय में। UN के महासचिव जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तो वो थे डैग हैमरशोल्ड। कौन थे? डैग हैमरशोल्ड जो है इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हमने कल भी बात की थी, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसमें जजों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। जिनका कार्यकाल कितना होता है जजों का, तो 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। पहले एशियन महासचिव कौन बने थे, तो थू तांग जो है ये म्यांमार के पर्सन जो है जो पहले एशियन महासचिव बने थे, किसमें, यूएन में। वर्तमान में अभी बताया कि एंटोनियो गुटारेस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। अब आ जाते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नोबेल अवार्ड जो कि 2 पर्सन को दिया गया था, एक 1931 में एटी एक्सल को दिया गया था और दूसरा है डैग हैमरशोल्ड को। कौन से डैग हैमरशोल्ड, जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उन्हें जो है वो मरणोपरांत 1961 में मिला था, ठीक है। इसके बाद भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को, अब आ जाते हैं किसमें, भारत में, कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1991 में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री जो कि पहले थे, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव को जो है वो भारत रत्न 2024 में मिला है। 2024 में जो है वो 5 लोगों को दिया गया है, जिनमें 4 मरणोपरांत मिला है और एक जो है वो जीवित व्यक्ति को मिला है। मोरारजी देसाई की बात कर लेते हैं, तो इन्हें 1991 में जो है वो भारत रत्न मिला था और साथ ही में पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जिसे हम निशान ए पाक के नाम से जानते हैं, ये भी मिला था। किसको, तो मोरारजी देसाई को। ये एकमात्र ऐसे पर्सन है जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। भारत रत्न की शुरुआत कहाँ से होती है, 1954 से इसकी शुरुआत होती है भारत रत्न की। मरणोपरांत प्राप्तकर्ताओं की संख्या कितनी है, तो ये हो चुकी है 20, जिसमें कुल प्रधानमंत्री कितने हैं, तो 9 प्रधानमंत्री हैं। पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत से सम्मानित कब किया गया था, तो ये कौन थे, तो राजीव गांधी वहाँ पे आएगा। लेकिन अगर पहले की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1966 में दिया गया था। पहली महिला मरणोपरांत कौन थी, तो अरोड़ा आसफ अली। 1997 में इन्हें पहला महिला के लिए मरणोपरांत दिया गया था। 2024 में कुल 5 भारत रत्न प्राप्त करता है, जिनमें 4 मरणोपरांत हैं और एक जो है वो जीवित व्यक्ति है, जिनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी है, जो कि बीजेपी के इनके द्वारा स्थापना की गई थी। कब, 1980 में। और इनकी मृत्यु के बाद बीजेपी जो है वो बिखर जाती है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, सबको पता है। बहुजन समाज की स्थापना 1984 में की जाती है। 4 व्यक्ति जिन्हें 2024 में मरणोपरांत तो भारत रत्न प्राप्त हुआ है, वो है पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार से संबंधित है, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं, तो ये थे नेहरू जी। और वहाँ पर कौन थे, पूर्व की बात की थी और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही थे, ठीक है। तो राजीव गांधी थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि पहले सीएम, तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम बने थे। कौन, गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम विदेशी कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें सीमांत गांधी और बच्चा खां के नाम से भी जानते हैं। जो लाल कुर्ती आंदोलन के लिए इन्हीं को जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। कब, 1987 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये एक विदेशी थे, ठीक है। दूसरे विदेशी कौन थे, तो नेल्सन मंडेला को 1990 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सचिन तेंदुलकर ऐसे पर्सन है जिन्हें सबसे कम उम्र में
मात्र 40 वर्ष की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये पहले खिलाड़ी थे। सबसे कम उम्र की बात की जाए या पहले खिलाड़ी की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर आएंगे। संगीतकार की बात कर लेते हैं तो 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था भारत रत्न। पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं, ये इन्हें 1999 में भारत रत्न दिया गया था। 2001 में लता मंगेशकर के साथ में बिस्मिल्लाह खां जो कि तबला वादक हैं, इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहली महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो वो थी इंदिरा गांधी। 1971 में इन्हें मिला था। पहले मुस्लिम कौन थे, तो जाकिर हुसैन जो हैं वो पहले मुस्लिम थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऐसे कौन से पर्सन थे जिन्होंने अपने जीवित में भारत रत्न लेने से मना कर दिया गया था, लेकिन मरने के बाद जो है उन्हें वो अवार्ड दिया गया। तो मौलाना अबुल कलाम जो है, इन्हें 1992 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनकी मृत्यु के बाद में। ठीक है, 100 वर्ष पूरे होने पर किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये थे धुंधो केशव कर्वे। कौन थे? धुंधो केशव कर्वे जो थे, इन्हें 1958 में इनकी 100वीं वर्षगांठ पर इन्हें ये मिला था भारत रत्न। ठीक है, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो देखो यहाँ पे जलमार्ग की बात की गई है। जलमार्ग को क्या बोलते हैं हम? नेशनल वाटरवे बोलते हैं। ठीक है, और HW को क्या बोलते हैं? हाईवे। क्या बोलते हैं? हाईवे। और NW को क्या बोलते हैं? नेशनल वाटरवे। ठीक है, दोनों में ही अंतर है। अभी किसकी बात हो रही है? जलमार्ग की। तो नेशनल वाटर 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो भारत और बांग्लादेश के प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। कौन सा? NW2 जो कि किस पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और लंबाई इसकी कितनी है? 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेशनल वाटरवे 1 की बात कर लेते हैं, ये 1620 किलोमीटर है, जो कि गंगा, हुगली और भागीरथी इन तीनों पर स्थित है और इलाहाबाद से हल्दिया को ये जोड़ता है। ठीक है, जो वाटरवे है वो। सबसे छोटा नेशनल वाटरवे कौन सा है? तो ये है 69 वाला। कौन सा? 69 वाला। नेशनल वाटरवे 100 की बात कर लेते हैं तो ये तापी नदी पर स्थित है, जो कि महाराष्ट्र को गुजरात से जोड़ता है। नेशनल वाटरवे 97 आपने सुंदरबन सुना होगा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये वहाँ पर स्थित है नेशनल वाटरवे 97। राष्ट्रीय जलमार्ग की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो कहाँ पर है, यानी कि नेशनल वाटरवे सबसे ज़्यादा कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। जनगणना की बात कर लेते हैं। कल जनगणना का क्वेश्चन अलग था, आज जनगणना का क्वेश्चन जो है वो अलग है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है, तो ये है 68.84%। यहाँ पे 4 लगा लेंगे। ठीक है, 84%, 4 लिख लेंगे यहाँ पे। लेकिन इसी साइड जो दूसरी शहरी जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो 100 में से 68.84 को हम घटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 31.16% बन जाएगा। ठीक है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच अंतर कितना है, तो 68.84 में से 31.16 घटा देंगे तो कितना बनेगा? 37.68 बन जाएगा। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सर्वाधिक ग्रामीण, ये ग्रामीण का मतलब होता है सर्वाधिक गांव के लोग रहते हैं, तो ये रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, यानी कि हिमा और आंचल जो है वो दोनों ही गांव की हैं। ठीक है, कितने परसेंट? 89.98%। सबसे कम कौन सा है जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या कम है, तो वो है गोवा।
कौन सा है? गोवा। यहाँ पर कितनी है ग्रामीण जनसंख्या? तो 37.82 है। लेकिन जहाँ पर सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है उसी को सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला बोलेंगे। तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला गोवा हो गया और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला यानी कि गांव के लोग जो हैं वो कहाँ सबसे ज़्यादा बसते हैं? सर्वाधिक शहरी आबादी वाला। देखो यहाँ पे जब संख्या की बात आएगी तो गोवा जाएंगे और आबादी की बात आएगी तो महाराष्ट्र में जाएंगे। ठीक है। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच जो है वो कहाँ पर खेला गया था? तो ये इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में सन 1976 में बेंगलोर में खेला गया था महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच। लेकिन पहला ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच की बात कर लेते हैं तो ये 1978 में, फीमेल वाले की बात हो रही है, तो ये 1978 में, और T20 फीमेल वाला जो है वो 2006 में, दोनों ही इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये 1973 में खेला जाता है। अगर पुरुष टीम की बात कर लेते हैं तो पहला टेस्ट जो है, देखो फीमेल के लिए तो 1976 में गया था पहला टेस्ट, लेकिन मेल के लिए 1932 में आएगा। ठीक है। कब 1932 में, जो कि CK नायडू की कप्तानी में पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला गया था। ओडीआई की बात कर लेते हैं तो अजीत बोडकर जो हैं ये इनकी कप्तानी जो है इसमें कर रहे थे वनडे इंटरनेशनल गेम में। कब? 1974 में ये पहली बार खेला गया था पुरुष वाला। वीरेंद्र सहवाग कप्तानी कर रहे थे जब पहली बार T20 मैच खेला गया था, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। T20 जो है वो दोनों ही 2006 में शुरुआत की गई थी। पिंक बॉल से कब खेला गया था? तो पिंक बॉल से जो है वो 2009 में खेला गया था, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ था। और इसमें कप्तानी जो है वो विराट कोहली कर रहे थे। कौन कर रहे थे? विराट कोहली कर रहे थे। ओडीआई इन फीमेल की बात कर लेते हैं तो पहली कौन सी फीमेल थी जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी ओडीआई में? तो ये थी वेलिंडा क्लार्क। कौन थी? वेलिंडा क्लार्क थी, जिन्होंने 229 रन बनाए थे। टेस्ट में डबल शतक पहली भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पे तो सिर्फ डबल सेंचुरी वाली सिर्फ महिला पूछी गई थी, ये नहीं बोला गया था कि भारतीय। अब यहाँ पे डबल शतक और भारतीय भी आ गई। तो भारतीय कौन सी थी? मिताली राज थी, जिन्होंने 214 रन जो है वो बनाए थे। ठीक है। इनका उपनाम क्या है मिताली राज का? तो इन्हें लेडी तेंदुलकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेडी तेंदुलकर बोलते हैं। इनकी पुस्तक है अनगार्डेड। क्या है? अनगार्डेड इनकी पुस्तक है। और 10,000 प्लस रन बनाने वाली पहली फीमेल कौन थी? तो मिताली राज जो है वो थी। साल्ट्री डेज की बात कर लेते हैं तो ये पुस्तक किसकी है? तो ये है शोभा डे की पुस्तक। और स्पीड पोस्ट भी किनकी बुक है? तो ये भी शोभा डे की है। मेघना पंत की बात कर लेते हैं। बॉयज डोंट क्राई ये किनकी है? तो मेघना पंत की है। द जोया फैक्टर ये किनकी है? ये है अनुजा चौहान की। द बेटर मैन ये किसकी है? अनीता नायर की। ए लाइफ ए पार्ट ये किसकी है? ये है प्रभा खेतान की। अन लेडी लाइक की बात कर लेते हैं तो राधिका बात जो है इनकी पुस्तक है। ठीक है, राधिका की। निकिता सिंह की बात कर लेते हैं तो निकिता जो है वो लव एट फेसबुक की इनकी पुस्तक है। लव एट फेसबुक इनकी निकिता सिंह की। अमृता प्रीतम की बात कर लेते हैं तो प्रीतम की कौन सी है? पिंजर है। कौन सी है? पिंजर। मेघना मार्केल की बात कर लेते हैं। द बेंच। द बेंच किसकी है? मेघना मार्केल की। तस्लीमा नसरीन ये कहाँ की है? तो लज्जा और फ्रेंच लवर जो है इनकी दोनों ही पुस्तक हैं जो कि बांग्लादेश से संबंधित हैं। तस्लीमा नसरीन कहाँ से? बांग्लादेश से। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत की जो संविधान सभा का गठन है ये कैबिनेट मिशन के द्वारा किया जाता है। और जो कैबिनेट मिशन है ये 24 मार्च 1946 को इंडिया में आता है, जिसकी रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की जाती है, जिसमें पहली बैठक जो है संविधान बनाने के लिए
ये 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। 13 लगा दो, एक आगे बढ़ा दो, 13 हो गया। 13 दिसंबर 1946। और किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। और इसको एक्सेप्ट कब कर लिया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। संविधान तैयार होने के समय कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है वो संविधान को बनने के लिए टाइम लग गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है और जस्ट एक महीने बाद 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान को लागू कर दिया जाता है। संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो पटेल, प्रांतीय से पटेल याद रखेंगे। और सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। सरदार से सलाहकार याद रखेंगे, प्रांतीय से पटेल याद रखेंगे, यानी कि सलाहकार और प्रांतीय दोनों के ही सरदार पटेल सिंह थे। मूल अधिकार की बात कर लेते हैं। उप समिति के अध्यक्ष तो JB कृपलानी को चुना गया था। अल्पसंख्यक उप समिति की बात कर लेते हैं तो HC मुखर्जी जो है इनको अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष चुना गया था। नियम समिति की बात कर लेते हैं तो नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। सहशक्ति समिति की बात कर लेते हैं और संघ संविधान की भी बात कर लेते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इन दोनों के ही संघ और संघ समिति के अध्यक्ष चुना जाता है। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि दूसरी बैठक 11 दिसंबर को इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। संविधान सभा के सलाहकार किसको चुना जाता है? तो BN राव को चुना जाता है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो संविधान सभा में जो कुल महिलाएं थीं वो थी 15। कितनी थी? 15 थी। लेकिन कुल सदस्य कितने थे? तो 389 सदस्य थे, जिनमें प्रांतों से 292 थे। देशी रियासतों की बात कर लेते हैं तो 93 थे और चीफ कमिश्नरी की बात कर लेते हैं तो 4 थे। और विभाजन के बाद जो है वो 299 सदस्य रह जाते हैं, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 229 और देशी रियासत से 70 रह जाते हैं सदस्य। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति आती कब है? तो 29 अगस्त 1947 को आती है, जिसमें 7 सदस्य बनाए जाते हैं। एक सदस्य प्लस 6 अन्य सदस्य। जो एक सदस्य थे वो भीमराव अंबेडकर को इसमें चुना जाता है। भारतीय संविधान कब पारित किया गया था? तो अभी बता चुके 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाता है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सर्वप्रथम कारखाना जो है ये अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। पहली अस्थायी फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम 1611 में लगाई गई थी और पहली स्थायी जो है ये सूरत में लगाई गई थी। कब? 1613 में। ठीक है, और दोनों ही अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी, मसूलीपट्टनम वाला भी और सूरत वाला भी। डेनिस का प्रथम कारखाना कहाँ था? तो ये त्रावणकोर 1620 में डेनिस ने अपना पहला कारखाना खोला गया था। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो ईस्ट इंडिया को दीवानी प्रदान करने वाले थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। प्लासी युद्ध की बात कर लेते हैं तो प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को होता है बंगाल में हुगली नदी के किनारे। इसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो दोनों प्लासी के युद्ध में लड़ते हैं, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हो जाती है, सिराजुद्दौला जो है वो हार जाता है। बक्सर के युद्ध की बात कर लेते हैं जो कि अक्टूबर 1764 में होता है, बिहार में होता है और गंगा नदी के किनारे इसको
लड़ा जाता है बक्सर के युद्ध को। एक साइड तो हेक्टर मुनरो थे, लेकिन दूसरी साइड मीर कासिम के साथ में अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है क्या बोलते फैक्ट्री बनाने के लिए जो है दीवानी प्रदान की थी। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, यही शाह आलम द्वितीय थे। कब? और इस जो बक्सर का युद्ध होता है इसमें कौन सी संधि होती है? तो इलाहाबाद की संधि जो है इसमें की जाती है। अवध के नवाबों का प्रथम राजधानी कौन थी? तो अवध के नवाबों की जो प्रथम राजधानी थी वो थी फैजाबाद से लखनऊ। पहले फैजाबाद थी, बाद में लखनऊ हो जाती है। और लखनऊ कौन लेकर आते हैं? तो आसफ उद्दौला जो है ये लखनऊ लेकर आते हैं। अवध के संस्थापक कौन थे? तो शहादत खान थे। कौन थे? शहादत खान, जिनका दूसरा नाम बुरहान उल मुल्क था। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो निजाम उल मुल्क थे, जिनका दूसरा नाम चिनकिलिक खां था। क्या था? चिनकिलिक खां था निजाम उल मुल्क का। शहादत उल्ला खां जो है ये कर्नाटक के संस्थापक हैं। मैसूर के कौन थे? तो हैदर अली थे। भरतपुर के संस्थापक कौन थे? तो चूड़ामन और बदन सिंह, ये दोनों ही भरतपुर के संस्थापक थे। कर्नाटक वॉर की बात आ जाती है तो 1746 से 48 जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, जिसमें एक्स ला सेपेल की संधि होती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 49 से 54 तक चलता है, इसमें पौंडुचेरी की संधि होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 56 से 63 चलता है, जिसमें पेरिस की संधि होती है। फिर आ जाते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन कौन से? आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि अंग्रेज और मैसूर के बीच में जो युद्ध होते हैं। तो कितने युद्ध हुए हैं? 4 युद्ध हुए हैं आंग्ल मैसूर में। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं वो 67 से 69 के बीच में होते हैं, जिसमें मद्रास की संधि होती है, दूसरे में मंगलौर की संधि होती है, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की होती है और चौथे में जो है उसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। टीपू सुल्तान की मौत कौन से युद्ध में होती है? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में बात करें तो पहले नंबर पर जो आता है वो है कौन सा? राजस्थान। किसके? क्षेत्रफल की बात आ रही है यहाँ पर कि क्षेत्रीय आकार में बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है लगभग 3.42 लाख इसका क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर आता है 3.7 लाख में क्षेत्रीय की बात हो रही है महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर आता है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना की बात करें जो कि नवीनतम राज्य के रूप में जाना जाता है, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है। सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला कौन सा स्टेट है? तो ये है गोवा, जिसका कितना क्षेत्रफल है? 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गोवा से बड़ा कौन है? तो सिक्किम है। और सिक्किम से बड़ा कौन है? त्रिपुरा है। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा नीचे से बढ़ते क्रम में और ऊपर से बड़े से क्रम में कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान एरिया के मामले में, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि क्रम की बात हो गई है ज़्यादा से कम की ओर। और यहाँ पे ये गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश की। अगर स्टेट की बात करें तो गोवा जाएगा, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप जाएगा। सिर्फ कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो लद्दाख है। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 144 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। सेकंड नंबर पर कौन आता है एरिया के मामले में? सबसे बड़े से सेकंड में तो जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित कर दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 को अलग अलग कर दिया गया था। लद्दाख में 2 जिले बनाए गए थे। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया था। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला कौन सा
यूनियन टेरिटरी है तो दिल्ली जो है ये सबसे घनत्व में, घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। तो दिल्ली जो है उसमें 1 किलोमीटर में सर्वाधिक व्यक्ति रहते हैं। लगभग कितने व्यक्ति रहते हैं? 11,320 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंतर्गत में रहते हैं। और राज्य कौन सा है? तो देखो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी आ गई, और राज्य की बात करें तो राज्य जो है वो बिहार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुण और आंचल दोनों ही बहुत समझदार थे, जिन्होंने जनसंख्या घनत्व जो है वो बनाए रखा था। कितना? 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति जो है वो आराम से दूर दूर रहकर रह सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश नहीं लगती है? तो किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो एक ट्रिक है, ममता। क्या है? ममता। एम से मिजोरम, ए से पश्चिम बंगाल, ठीक है, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और ए से असम। बांग्लादेश की सीमा जो है वो सर्वाधिक अपने भारत की सीमा से लगती है। कितनी? लगभग 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा किससे लगती है? तो अब पश्चिम बंगाल से ही लगती है। ठीक है। अपना जो पश्चिम बंगाल है ना, उससे बांग्लादेश की सीमा जो है वो सर्वाधिक लगती है। इंडिया और बांग्लादेश के लिए कौन कौन सी 3 ट्रेनें जाती हैं? तो बांग्लादेश और इंडिया के लिए मैत्री, वंदन और मिताली जो है, ये तीनों ही जो ट्रेनें हैं वो जाती हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो ये 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, जिसको हम 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं तो बचपन में MBA आपने सुना होगा। तो बचपन में MBA, बा से हो गया बांग्लादेश, सी से हो गया चाइना, बचपन PA से हो गया पाकिस्तान, BH से हो गया भूटान, MAY से हो गया म्यांमार और NEP से हो गया नेपाल। सबसे छोटी सीमा जो लगती है वो अफ़गानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा जो लगती है वो बांग्लादेश की लगती है 4096, जो कि पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है। सीमा अपने पश्चिम बंगाल अपने भारत का है, और जो बांग्लादेश है उसकी सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा लगती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पंजाब का जो भाग है ये दिल्ली की राजधानी में, मतलब दिल्ली जो है उसमें शामिल नहीं है। ठीक है। बाकी राजस्थान का भी एरिया उसमें आता है, हरियाणा का भी एरिया उसमें आता है, और अपने उत्तर प्रदेश का भी एरिया उसमें थोड़ा सा आता है दिल्ली की राजधानी में। दिल्ली के लिए जो है वो 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 किया जाता है, और दिल्ली को जो है वो यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया जाता है, जो कि आर्टिकल 239 AA में शामिल किया जाता है। दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो आदित्यनाथ झा जो है ये दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बनते हैं। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, जिसको 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है, और इसका नाम जो है वो SBI रखा गया था। किसकी समिति पर? तो गोरेवाल समिति की सिफारिश पर जो है वो इसका SBI नाम रखा गया था। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो 3 बैंक थी, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। 3 बैंकों को मिलाकर इसको मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया जाता है 1921 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जॉन मेनार्ड कीनन्स जो हैं इसके संस्थापक थे इंपीरियल बैंक के, जिसकी स्थापना 1921 में होती है। फिर 1955 में राष्ट्रीयकरण होकर इसका नाम SBI रख दिया जाता है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसकी सिफारिश पर? तो गोरेवाल समिति की सिफारिश पर। SBI के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? RBI के हैं O स्मिथ, और SBI के कौन हैं? तो जॉन मथाई। RBI और SBI में मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है। RBI जो है वो 1934 एक्ट के तहत 1935 में होता है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है जाकर। निम्नलिखित में से
कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कौन कौन से हैं? तो नोटों का निगमन करना, बैंकों का बैंक कहते हैं इसको, और सरकारी बैंक भी कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है। 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं? तो वित्त सचिव के साइन होते हैं, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहले कौन बने थे वित्त सचिव? तो पीसी भट्टाचार्य थे, और वर्तमान समय में जो है वो अजय सेठ हैं। कौन है? अजय सेठ। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा 1934 एक्ट, ये आरबीआई है, वो एसबीआई थी। ठीक है। जिसका राष्ट्रीयकरण 1955 में होता है, इंपीरियल बैंक 1921 में बनती है। अब आरबीआई की बात आ गई। ठीक है। रिजर्व बैंक की 1934 एक्ट 1935 में होती है, यंग हिल्टन आयोग के द्वारा बनाया जाता है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। पहले गवर्नर ओ स्मिथ बनते हैं, और पहले भारतीय सीडी देशमुख बनते हैं। इसकी कैपिटल कितनी होती है? तो इसकी कैपिटल जो है वो 5 करोड़ थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। इसके लोगों में ताड़ का पेड़ और बाघ, ये दोनों ही थे। ठीक है। सबसे पहले जो इसका हेडक्वार्टर वो कलकत्ता में बना था 1937 से पहले। 1937 के बाद में जो है वो मुंबई इसका हेडक्वार्टर हो गया था। ठीक है। देखो, एक होता है नोट, जहाँ पे नोटों की छपाई की जाती है, और एक बनते हैं सिक्के, जिनको हम टकसाल बोलते हैं। टकसाल क्या होते हैं? इनको ढाला जाता है। तो ढालने के लिए जो है वो हैदराबाद, मुंबई, नोएडा और कलकत्ता, ये 4 जगह पर सिक्के ढाले जाते हैं। जबकि नोट जो है वो नासिक, पश्चिम बंगाल, देवास, सालमोनी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, देवास जो कि एमपी में, मैसूर जो कि कर्नाटक में, और नासिक में ये बनता है जो करेंसी है, यानी कि नोट जो है वो कहाँ बनते हैं? नासिक, सालमोनी, देवास और मैसूर में। मुंबई, नोएडा और हैदराबाद और कोलकाता में क्या होता है? सिक्कों की ढलाई की जाती है। भारत में कृषि वित्त क्षेत्र के शीर्ष संस्थान कौन सी है? तो नाबार्ड आपने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, जिसकी स्थापना 1982 में होती है। एक्ट 1981 का था। आयोग या समिति की बात करें तो शिवरमन समिति जो है वो इसमें आती है। इसके द्वारा ही नाबार्ड की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और पूंजी इसमें 100 करोड़ होती है। पहले अध्यक्ष इसके एम रामकृष्णैया बनते हैं। किसके? नाबार्ड बैंक के। इंदिरा जी ने राष्ट्र को समर्पित इसको कब कर दिया गया था? तो 5 नवंबर 1982 को इसको जो है वो राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। उस समय कौन सी 5 ईयर प्लान चल रही थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, और भारत सरकार की इसमें हिस्सेदारी कितनी थी? तो 99% थी। ठीक है। किसमें? नाबार्ड में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आता है? तो ये 7 सितंबर 2005 को आता है, और लागू इसको 2 फरवरी 2006 को कर दिया जाता है। किसको? नरेगा। ठीक है। बाद में इसमें एमजी जोड़ दिया गया। एमजी यानी कि महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनता है? तो 2 अक्टूबर को मनता है, और 2 अक्टूबर 2009 को जो है वो नरेगा का नाम मनरेगा रख दिया गया। इसमें क्या था? इसमें 100 दिन का काम जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात कर लेते हैं, तो ये जो है नेशनल रूरल लाइफलाइन मिशन, ये 2011 में आता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। पीएम रोजगार योजना 1993 में आती है। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है ये 2016 में आती है। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है वो 2008 में आता है। भार का एसआई की इकाई क्या है? तो भार की जो एसआई इकाई है वो है न्यूटन। द्रव्यमान की इकाई क्या है? किलोग्राम। समय की क्या है? सेकंड। लंबाई की क्या है? मीटर। ताप की क्या है? केल्विन। ज्योति तीव्रता की क्या है? कैंडेला। रेडियो धर्मता की क्या है? वैकुरल। आवेश का क्या है? कूलाम। विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध ओम, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। ओम। और लेंस को किस में नापते हैं हम? तो डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है। जो लेंस बनते हैं ना, उनकी मोटाई किस में मापी जाती है? तो डायोप्टर में। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? 5, जिसमें ठोस, द्रव, गैस और 20 आइंस्टाइन कंडक्टर सेट होता है। किसकी?
जिसकी घोषणा 1924 में होती है, और एक होता है प्लाज्मा। कौन सा? प्लाज्मा। 1, 2, 3, 4 और 5वां, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है प्लाज्मा जो होता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। उभय कल्चर, यानी कि जो वायु में भी हवा ले सकें और पानी में भी, मतलब सांस ले सकें, उसको हर्पेटिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्पेट्रोलॉजी। आँखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। मछली के अध्ययन को इक्विथोलॉजी, क्या? इक्विथोलॉजी बोलते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। विषाणु के अध्ययन को बायोटोलॉजी बोलते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी बोलते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। सर्पों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं। मकड़ी के अध्ययन को अर्कनोलॉजी बोलते हैं। कुत्ते के अध्ययन को साइनोलॉजी बोलते हैं। पशु व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी को बोलते हैं। जो पशु व्यवहार का अध्ययन है उसको। कोशिका की आत्महत्या किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम जो है इसको कोशिका की आत्महत्या कहते हैं, जिसका pH मान 4.5 से 5 होता है, ठीक है। किसका? इसी का, लाइसोसोम का। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की जाती है, लेकिन वो मृत कोशिका थी। फिर 1674 में जीवित कोशिका की खोज ल्यूबिन हॉक के द्वारा की जाती है। आपसे कोशिका की पूछेंगे तो रॉबर्ट हुक जाएंगे, लेकिन अगर जीवित और मृत में पूछ दें तो फिर वो आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। कोशिका का केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में की गई थी, कोशिका के केंद्रक की खोज। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम जो है, लाई यानी कि क्या लाई? हत्या लाई, ठीक है। और फैक्ट्री में क्या बनता है? तो राई जो है, प्रोटीन जो है वो प्रोटीन क्या होता है? राई आपने सुना है, वो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। कोशिका का पोस्ट ऑफिस को किसको कहते हैं? तो कोशिका का पोस्ट ऑफिस गोल्जी बॉडी को कहते हैं। कोशिका का नियंत्रक कक्ष कौन सा होता है? तो केंद्रक जो है इसका नियंत्रक कक्ष होता है। और जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज हुई थी। T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 वाला, जिससे मैन ऑफ द सीरीज किसको चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। जिसमें मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को चुना गया है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में 7 रन से जो है वो इंडिया जीत गया था। आयोजन किस किस के बीच में होता है? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो है यहाँ पे ये आयोजन किया गया था। कहाँ पर? यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में। फाइनल मैच कहाँ पर होता है? तो ये वेस्ट इंडीज़ के किंगस्टन में होता है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की बात कर लेते हैं। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में होता है चैंपियन ट्रॉफी, जिसमें इंडिया जो है वो विनर रहती है। मैन ऑफ द मैच किसको चुना जाता है? तो रोहित शर्मा को चुना जाता है। मैन ऑफ द सीरीज किसको चुना जाता है? तो रचिन रविंद्रा को जो है वो चुना जाता है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, ठीक है। आयोजन जो है वो कहाँ पर होता है? तो पाकिस्तान और यूएई दोनों में इसका जो है आयोजन किया जाता है। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित जो है वो 7 व्यक्तियों को किया गया है। कितने? 7 व्यक्तियों को, जो कि पद्म विभूषण जो है वो 26 जनवरी को दिया जाता है। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया और पद्मश्री जो है वो 113 लोगों को दिया गया था। और भारत रत्न जो है वो 5 लोगों को दिया गया था। कुल कितने अवार्ड दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 139। पद्म विभूषण किसको किसको दिया गया है? तो देखो, कुमुदनी लखिया जो कि कथक से संबंधित है। किससे? कथक से, जो कि उत्तर प्रदेश का है। शारदा सिन्हा जो कि छठ गायिका हैं, जो कि बिहार में मनता है। क्या? छठ पूजा आपने सुनी होगी, जो कि सूर्य देवता को समर्पित होता है। पहला होता है खाना खाएं नहाए खाएं, ठीक है। इस तरीके से जो है वो छठ पूजा चलती है। और शारदा सिन्हा को ही क्या कहते हैं? बिहार की कोकिला कहते हैं, जिन्हें पद्मश्री जो है वो 1991 में दिया गया था। पद्म भूषण की बात कर लेते हैं। तो जतन गोस्वामी जो कि सतरिया नृत्य से संबंधित हैं। सतरिया कहाँ का है? ये असम का है। और सेकिया रूडवर्ड
ये भी याद रखेंगे। तो ये कहाँ का है, ये भी सतरिया से ही संबंधित हैं, जितने भी सेकिया वाले नाम आएंगे। शोभना चंद्र कुमार, ये किससे संबंधित हैं, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे, भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। पंकज उदास, ये कहाँ के हैं, तो ये गजल गायक हैं पंकज उदास। पद्मश्री, वैसे तो पद्मश्री जो है वो 113 लोगों को दिया गया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं सिर्फ उनको याद रखेंगे। आर अश्विन जो कि क्रिकेटर हैं। अरिजीत सिंह गायक हैं। गुरुवायूर दोसाई जो कि मृदंगम से संबंधित हैं। भरत गुप्त जो कि सितार से संबंधित हैं। रविंद्र भानु मजुमदार और तेजेंद्र मजुमदार, ये मजुमदार जो हैं वो किससे संबंधित हैं, बांसुरी से। कन्हैया लाल और पन्नालाल घोष, ये किससे भी संबंधित हैं, तो बांसुरी से संबंधित हैं। दुर्गा चरण रणधीर, ये किससे संबंधित हैं, ये उड़ीसी नृत्य से हैं, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। महावीर नायक की बात कर लेते हैं, तो ये राग गायन है। क्या है, राग गायन है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभयारण्य बनाया है, तो सबसे ज़्यादा जो वन्यजीव अभयारण्य हैं कहाँ पर, एमपी में। यहीं पर एक नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य रखा गया है, तो कहाँ पर, एमपी में। और एमपी के सीएम कौन है वर्तमान समय में, तो मोहन यादव जी हैं। और राज्यपाल कौन है, तो मंगूभाई पटेल हैं। ठीक है। 107वां नेशनल पार्क जो है ये मतलब भारत का है 107वां। कौन सा है, तो सिमली पार्क है। कौन सा वाला, उड़ीसा का। एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, पन्ना, पेंच, ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी एमपी के हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पहला है एमपी का राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1 जून 1955 को होती है। ठीक है। बाकी आपको एक थैंक यू लिख देना है सत्यम के लिए। ठीक है। और मेरी तरफ से भी आप अगर मेरी पूरी वीडियो को देखते हैं तो मेरी तरफ से आपको भी थैंक यू। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।